हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आज हम देखेंगे फंडामेंटल राइट्स के बारे में, यानी कि हमारे मौलिक अधिकार, जो कि पार्ट 3 में वर्णित है। बहुत सारे प्रश्न हमारे फंडामेंटल राइट्स से आते ही हैं और इनसे तो बेसिक क्वेश्चंस बनते ही बनते हैं, पर हम हमेशा कंफ्यूज हो जाते हैं कि हमारे कौन से फंडामेंटल राइट्स, कौन से आर्टिकल, कौन से अनुच्छेद में आते हैं। तो आज इसी वीडियो के थ्रू हम देखेंगे कि ट्रिक से हम कैसे याद कर सकते हैं कि कौन सा फंडामेंटल राइट कौन से आर्टिकल के अंतर्गत आता है। तो चलिए दोस्तों, शुरुआत करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं राइट टू इक्वलिटी, यानी कि समानता का अधिकार। तो आपको ये याद रखना है कि जो समानता का अधिकार है वो आर्टिकल 14 से लेकर के 18 तक आता है। मतलब आपको कम से कम ये स्टार्टिंग का याद रखना होगा कि हम लोग फंडामेंटल राइट्स की बात करते हैं तो स्टार्टिंग कौन से आर्टिकल से होती है। तो आर्टिकल नंबर 14 से हम स्टार्ट करेंगे फंडामेंटल राइट्स के बारे में। तो ट्रिक है दोस्तों, विधि जाति सब एक समान कानून, छुआछूत उपाधि अंत। विधि जाति सब एक समान कानून, छुआछूत उपाधि अंत। अब हम देखेंगे विधि। आर्टिकल 14 में ये कहा गया है कि विधि के समक्ष एक समान कानून व्यवस्था, यानी कि अगर कोई बहुत पैसे वाला है या कोई बहुत ही रेपुटेटेड पर्सन है तो ऐसा नहीं कि उसके लिए कानून व्यवस्था अलग होगी। जो भी भारत के नागरिक हैं उन सभी के लिए भारत में जो कानून व्यवस्था है सब एक समान होगी। जाति की बात करें, जाति धर्म नस्ल में भेदभाव निषेध, ये दिया गया आर्टिकल 15 में। यानी कि आर्टिकल 15 हमें बताता है कि सभी लोग बराबर हैं, कोई भी जाति ऊंची या छोटी या बड़ी नहीं है। और अगर कोई किसी को छोटी जाति या ऐसा कुछ कहता है तो आर्टिकल 15 के थ्रू उस पर कार्रवाई हो सकती है। सब एक समान, यानी कि सभी नागरिकों को समान अवसर मिलेंगे। ऐसा नहीं कि कोई जॉब अपॉर्चुनिटी है तो उनमें भेदभाव किया जाएगा, उनको सभी को समान अवसर दिए जाएंगे। ऐसा नहीं कि कोई जनरल कैटेगरी का है तो उसे एग्ज़ाम देने से रोक दिया जाएगा, या कोई किसी और कैटेगरी का है तो उसे एग्ज़ाम देने से रोक दिया जाएगा। सभी के लिए एक ही समान अवसर प्राप्त हैं। छुआछूत की बात करें दोस्तों तो आर्टिकल 17 में इसका बात है अनटचेबिलिटी का, यानी कि छुआछूत का इसमें अंत हो जाएगा। पहले जैसे कि काफ़ी लोग छुआछूत मानते थे कि ये फलाने कास्ट का है तो हम इसके हाथ का छुआ पानी भी नहीं पिएंगे, तो संविधान में इसके अगेंस्ट जो नियम बनाया गया है वो आर्टिकल 17 में ही है। और अगर अभी के टाइम में कोई ऐसा करता है तो आर्टिकल 17 के थ्रू उस पर कार्रवाई हो सकती है। उपाधि का अंत, ये आर्टिकल 18 में है। जैसे पहले उपाधियाँ चली करती थी सर वगैरह की, तो अब वो सारी उपाधियों का अंत खत्म हो गया है। कोई भी किसी को विशेष उपाधि से नहीं बुलाएगा। स्वतंत्रता का अधिकार, राइट टू फ्रीडम, ये आता है हमारा आर्टिकल 19 से 22 तक। अब 18 पे ख़त्म हुआ है तो जाहिर सी बात है नेक्स्ट जो है 19 से स्टार्ट होगा। तो इसमें हमारा स्वतंत्रता का अधिकार, तो इसके लिए ट्रिक है बोलने से अपराध और प्राण की प्राथमिक गिरफ्तारी। बोलने से अपराध और प्राण की प्राथमिक गिरफ्तारी। तो बोलने से देखेंगे दोस्तों, बोलने की स्वतंत्रता आर्टिकल 19, और हम इसमें देखेंगे कि बोलने की स्वतंत्रता में और हमें किस टाइप की स्वतंत्रता दी गई है, इसको हम डिटेल में देखेंगे आर्टिकल 19 में, क्योंकि आर्टिकल 19 काफ़ी विस्तार से बताया गया है। अपराध की बात करें तो अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में आर्टिकल 20, यानी कि ऐसा नहीं कि कोई भी आप पे कोई भी केस मढ़ के या कोई भी दोष लगा करके आपको जेल के अंदर बंद कर सकता है। आपको ये अधिकार है कि आप पहले उस पर दोष सिद्धि की बात करें, दोष सिद्ध होने के बाद ही उचित कार्रवाई की जाएगी। प्राण की बात करें दोस्तों, आर्टिकल नंबर 21, तो प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण, यानी कि कोई भी व्यक्ति आपके आसपास ऐसा कृत्य नहीं कर सकता जिससे कि आपके प्राण को खतरा हो। वहीं दोस्तों बाद में अमेंडमेंट के थ्रू आर्टिकल 21A में राइट टू एजुकेशन को ऐड किया गया है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है 21A। गिरफ्तारी की बात करें आर्टिकल नंबर 22, तो इसमें कुछ दशाओं में गिरफ्तारी निषेध कर दिया गया है, इसका भी काफ़ी वर्णन है। जैसे कि आप जानते हो कि महिलाओं को शाम होने के बाद रात को गिरफ्तार नहीं किया जा सकता है, और अगर महिलाओं की गिरफ्तारी हो रही है तो एक महिला पुलिस कांस्टेबल या कोई भी महिला अधिकारी वहाँ पर मौजूद होनी चाहिए। चलिए आर्टिकल नंबर 19 का हम थोड़ा यहाँ पर डिस्कशन कर लेते हैं, ये बोलने की आज़ादी में क्या क्या है। बोझ संग आया गया बस व्यापार किया, बोझ संग आया गया बस व्यापार किया। जस्ट आपको एक लाइन याद करनी है। बोझ से यानी कि बोलने की आज़ादी। आप देखते ही हैं कि भारत में लोग कुछ भी बोलते हैं, कुछ भी बोल जाते हैं, क्योंकि यहाँ पर बोलने की आज़ादी है। और कई कंट्रीज़ में आप देखेंगे जहाँ पे राजतंत्र या तानाशाही चलता है, वहाँ पर लोग इतने खुले रूप से अपने विचार नहीं रख पाते हैं।
या फिर अपने भाव प्रकट नहीं कर पाते हैं। लेकिन इंडिया में ऐसा नहीं है। इंडिया में जिसको जो लगता है वो खुल के बोल सकता है। से सभा की आज़ादी, आपको कहीं पर भी सभा करने की आज़ादी है, बशर्ते कि वो कोई भी सभा ऐसी नहीं होनी चाहिए जो कि किसी धर्म जाति के ऊपर में कटाक्ष कर रही हो। संघ बनाने की आज़ादी है आपको दोस्तों, आया गया यानी कि पूरे देश में कहीं भी आने जाने की आज़ादी है। बस यानी कि पूरे देश में कहीं भी बसने रहने की आज़ादी है। आप कहीं पे भी ज़मीन खरीद सकते हैं, कहीं पे भी रह सकते हैं। पहले जम्मू कश्मीर के लिए ये लागू नहीं होता था, मगर जब से आर्टिकल 370 हट गया है तब से अब हम जम्मू कश्मीर के लिए भी इसको लागू कर सकते हैं। व्यापार, कोई भी व्यापार और जीविका की आज़ादी, ये पूरा आपके ऊपर निर्भर करता है कि आप कौन से फील्ड में व्यापार करना चाहते हैं, आपका जीविकोपार्जन का साधन क्या होगा। सरकार इसके लिए आपको बिल्कुल प्रतिबंधित नहीं करेगी कि आप बस यही काम करिए। जैसे कि जब अंग्रेज़ों का टाइम था तो नील की खेती करने के लिए लोगों को मजबूर किया जाता था। आगे बात करते हैं शोषण के विरुद्ध अधिकार। ये है आर्टिकल 23 से 24 में। इसमें बस 2 ही आर्टिकल्स हैं, बाल श्रम और बच्चों का कारखाना। यानी कि आर्टिकल 23 में मानव के प्रति दुर्व्यवहार और बाल श्रम का प्रतिरोध किया गया है। यानी कि कोई भी आपसे बंधुआ मजदूरी नहीं करा सकता। एक फ़िक्स टाइम होगा, उसी के अंतर्गत आपसे काम कराया जाएगा, उतने ही घंटे काम कराया जाएगा। कोई भी आपको विवश नहीं कर सकता कि आप 20 घंटे काम करिए। बच्चों का कारखाना, 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को कारखाने में काम करने पर निषेध है। ये आर्टिकल 24 में है। ये बहुत इम्पोर्टेंट आर्टिकल है दोस्तों। इसी के थ्रू बच्चों को कारखाने में काम करने से मना कर दिया गया। 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चे ऐसे किसी भी जगह पे काम नहीं करेंगे जहाँ पे उनको जीवन के ऊपर खतरा हो। जैसे कि विस्फोटक पदार्थ बनाने वाली कंपनियों में, खतरनाक रसायन वाली कंपनियों में 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चे कार्य नहीं करेंगे। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, ये है 25 से 28 तक। तो आपको शुरू का याद करना है। किसी भी धर्म प्रचार, धार्मिक कार्यों का प्रबंध, धार्मिक कार्य के लेकर धार्मिक चीज़ों की शिक्षा। तो सबसे शुरू में बात करते हैं 25 में कि किसी भी धर्म को मानने और उसके प्रचार प्रसार की स्वतंत्रता होगी। यानी कि भारत में अगर आप रहते हैं तो किसी भी धर्म को मान सकते हैं, उसका प्रचार प्रसार कर सकते हैं, कोई भी आप पर किसी भी प्रकार का दबाव नहीं बनाएगा। धार्मिक कार्यों का प्रबंध, धार्मिक कार्यों के प्रबंध की स्वतंत्रता। यानी कि अगर आप किसी भी धर्म से संबंधित हैं और आपका कोई त्यौहार आ रहा है तो उससे रिलेटेड आपको प्रबंध करने की स्वतंत्रता है। धार्मिक कार्यों के लिए कर, राज्य किसी नागरिक को किसी विशेष धर्म या धार्मिक संस्थान की अभिवृद्धि पोषण के लिए कर देने को बाध्य नहीं करेगा। जैसे कि अभी राम मंदिर का निर्माण हो रहा है तो ऐसा नहीं कि यूपी की सरकार आपसे कह रही है कि चंदा दीजिए। ये अलग अलग संस्थाएं हैं जो आपसे चंदा मांग रही हैं, लेकिन इसमें सरकार का कोई भी रोल नहीं है। आगे बात करते हैं धार्मिक शिक्षा की, मतलब धार्मिक शिक्षा जो होगी, धार्मिक चीज़ों की शिक्षा वो सरकार नहीं देगी। यानी कि सरकार मदरसे नहीं खोलेगी, सरकार ऐसे मंदिर नहीं खोलेगी जहाँ पर किसी धर्म विशेष की शिक्षा दी जा रही हो। क्योंकि भारत जो है हमारा धर्मनिरपेक्ष राज्य है, यहाँ पे सभी धर्मों को समान आदर और रिस्पेक्ट दिया जाता है। इसलिए ऐसा नहीं है कि भारत में किसी एक ही धर्म को बहुत माना जाए और उसकी शिक्षा सरकार खुलेआम दे। सरकार किसी भी धर्म में हस्तक्षेप नहीं करती है, ना ही धार्मिक शिक्षा देने का कार्य सरकार करेगी। ये बात है आर्टिकल नंबर 28 में। कोई संस्था चाहे तो खोल सकती है, लेकिन सरकार का इसमें कोई रोल नहीं होता है। सरकार ये सब काम नहीं करेगी कि कोई भी संस्था खुली है तो सरकार उसे कह रही है कि तुम धार्मिक शिक्षा दो, हम तुम्हें पैसे देंगे। ऐसा कोई भी काम सरकार नहीं करती है। क्यों नहीं करती है? क्योंकि भारत हमारा एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है। आगे बात करते हैं आर्टिकल 29 एंड 30 की। ये है संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार। तो इसमें अल्पसंख्यकों के लिए बात की गई है दोस्तों। आर्टिकल नंबर 29 में कहा गया है अल्पसंख्यक हित, यानी कि उनके हितों का संरक्षण करना और उन्हें संरक्षण प्रदान करना। ये है आर्टिकल नंबर 29 में। और आर्टिकल नंबर 39 में है कि सरकार उन्हें यह अधिकार देती है कि वो अपने एजुकेशन इंस्टीट्यूशन को क्या कर सकते हैं, इस्टेब्लिश कर सकते हैं। जैसे कि अगर कोई मुस्लिम वर्ग है तो उन लोग अपने लिए मदरसे को खोल सकते हैं।
ताकि वो अपनी जो शिक्षा है उसको बढ़ावा दे सके। बौद्ध धर्म, जैन धर्म वाले भी ऐसा कार्य कर सकते हैं, हिंदू धर्म वाले भी ऐसा कार्य कर सकते हैं, लेकिन ये उनका होगा, खुद का होगा, उसमें सरकार का कोई भी रोल नहीं होगा। हाँ, सरकार उसमें आपको ये नहीं कहेगी कि मत खोलिए, तो यही है कि सरकार आपको ना नहीं बोल सकती, ये इस आर्टिकल में बताया गया है। तो उम्मीद करती हूँ दोस्तों आपको सारे आर्टिकल समझ में आ गए होंगे और ये जो ट्रिक है ये भी आपको अच्छे से याद हो गया होगा। बस आपको इतना रिमाइंड करना है कि आर्टिकल नंबर 14 से लेकर के आर्टिकल नंबर 30 तक हमारे मौलिक अधिकारों की बात की गई है। चलिए दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आपको आज का वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें और अपने फ्रेंड सर्कल में बिल्कुल शेयर करें। ओके दोस्तों, धन्यवाद।